नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा कूटनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने का अवसर। पाकिस्तान के अड़ियल रुख से रद्द हुई न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक। तालिबान को सार्क में शामिल करने की पाकिस्तान की चाल नाकाम। भारत समेत दूसरे सदस्य देशों ने जताया विरोध। कोविड के बावजूद तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम। कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे में दाखिल में की गई जानकारी। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की ओर से दी जाएगी ये आर्थिक मदद। देश में अब तक 83 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं कोविड टीकाकरण। अच्छे मानसून के चलते खरीफ सीजन में खाद्यान्न और गन्ने में रिकॉर्ड पैदावार। कृषि मंत्रालय ने जारी किया पहला अग्रिम अनुमान। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात में करीब 22% की बढ़ोतरी। तो ये थी सुर्खियां, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी खबरों से। तो जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, और रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अमेरिका दौरा वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के अलावा महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर मौका है। अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत के रणनीतिक साझेदारों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की योजनाओं के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करेंगे, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बीच में ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक अब रद्द हो गई है। ये बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग होनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए कि नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और यह कहा गया कि बैठक सभी सदस्य देशों में सहमति नहीं बनने की वजह से रद्द की गई है। नेपाल इस बैठक का मेजबान था। एएनआई के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि इस बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर किसी तालिबानी नेता को भी शामिल किया जाए, लेकिन भारत सहित दूसरे सदस्य देशों ने इसका विरोध दर्ज कराया। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है
और इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस कदम या इस चाल को भारत और तमाम दूसरे देशों ने इसका न सिर्फ विरोध किया और इसी के चलते सार्क के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को अब रद्द कर दिया गया है। और उधर यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां अधिवेशन शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर के नेताओं से कोविड महामारी, तकनीकी खतरों और निरंकुश राष्ट्रों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। बाइडेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि बल प्रयोग को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सुरक्षा, समृद्धि और स्वतंत्रता आपस में जुड़े हुए हैं। To save lives, defeat COVID-19 everywhere, and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic, or there will be another one. Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of the challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world? जो बाइडेन के भाषण में जो महत्वपूर्ण बात रही, उन्होंने कहा कि यह संभवतः पहली बार है कि जब अमेरिका किसी युद्ध में नहीं है और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर वो यूएनजीए को संबोधित कर रहे हैं। और बात कोविड महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत अब तेजी से बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था की शुरुआत करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह कारोबार को आसान और बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। ये पोर्टल अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की समस्या से निजात दिलाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल व्यापार सुगम होगा बल्कि इससे लोगों का जीवन भी आसान बनेगा। एकल खिड़की की व्यवस्था व्यवसायियों, व्यापारियों और सरकार के बीच में संपर्क की जरूरत का एक परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि नए स्टार्टअप को उन मुद्दों का सामना करना पड़े जो कि पहले व्यवसायियों को करना पड़ता था। पोर्टल 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है और इसके साथ ही इसी साल के दिसंबर तक दूसरे 14 केंद्रीय विभागों और 5 राज्यों को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। Comfortable and bring ease of or mental ease also while doing business, to be less fearsome about the potential impact of any innocuous or small mistake that sometimes may creep in. The several initiatives like the India Industrial Land Bank system, the production linked incentive system, setting very aggressive and ambitious export targets, the commitment to release all the pending dues of our exporters. उधर देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान अब तेजी से बढ़ रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड नंबर में लोगों को टीके लगाए गए हैं और पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा आया है उसमें 75 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है, जिससे कि अब तक ये कवरेज यानी कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण की कवरेज अब 83 करोड़ से ज्यादा लोगों को हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिसमें स्वस्थ होने की वर्तमान दर अब 97.77% हो गई है। स्वस्थ होने की दर पिछले साल मार्च के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 27,000 नए रोगी भी सामने आए हैं। देश में अब तक कुल सक्रिय मामले 3 लाख के करीब आ चुके हैं, जो कि कुल मामलों का 1% से भी कम हिस्सा है और ये 186 दिनों में सबसे कम सक्रिय केस हैं। उधर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को टीके मुहैया करा रही है। राज्यों को 80.13 करोड़ से अधिक टीके मुहैया कराए गए हैं, जिसमें अभी 4.52 करोड़ टीके बचे हुए हैं। 48 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
उधर ब्रिटेन की ओर से 4 अक्टूबर से लागू होने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों में एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड फॉर्मुलेशन को अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन भारतीय नागरिकों को गैर टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन ही करना होगा। भारत को 17 देशों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। भारत ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। दोनों देशों के बीच में इसको लेकर बातचीत चल रही है। WHO ने भी अगले महीने से अतिरिक्त कोविड रोधी टीकों का निर्यात फिर से शुरू करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। उधर केंद्र सरकार ने देश में कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को 50,000 का मुआवजा देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए यह जानकारी दी। यानी कि यह मदद राज्य के यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से इस मुआवजे को दिया जाएगा। हालांकि यह मदद कोविड-19 से मौत के प्रमाणित होने पर ही मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NDMA ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं। सरकार ने बताया कि दावे, सत्यापन, मंजूरी और राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा। शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति होगी। देश में अब तक कोरोना से करीब 4 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया था कि भूकंप, बाढ़ जैसी 12 प्राकृतिक आपदाएं इस आपदा कानून के दायरे में आती हैं और इन आपदाओं से किसी भी की मौत होने पर राज्य आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी को उस वक्त इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को इसी साल से एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाएगी। न्यायालय ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए। गौरतलब है कि यह निर्देश रक्षा मंत्रालय द्वारा शीर्ष अदालत को सूचित किए जाने के एक दिन के बाद आया है। और अब खबर फसल से जुड़ी हुई। इस साल अच्छे मानसून के चलते खरीफ की फसलों में खाद्यान्न और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। वहीं तिलहन, कपास और पटसन की पैदावारी में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में लगभग 22% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रबी सीजन के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को पूरी मदद की गई है। इस साल खरीफ सीजन की फसलों के रिकॉर्ड अनाज उत्पादन होने का अनुमान है। 150 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हो सकती है, जो पिछले 5 साल के औसत उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक होगा। इसमें चावल की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन होने की उम्मीद है। मोटे अनाजों का उत्पादन 34 मिलियन टन, दलहन 9.45 मिलियन टन हो सकती है। इस साल के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन उत्पादित होने का अनुमान है, जो औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। कपास पैदावार 36.22 मिलियन टन गांठें, पटसन और मेस्ता का उत्पादन 9.61 मिलियन गांठें हो सकती हैं। 2021-2022 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 419.25 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ सरकार की किसान हितैषी नीतियों की वजह से खरीफ की बम्पर पैदावार होगी। पोषक अनाज हमको भी मिले, देश को भी मिले और पूरी दुनिया को भी हम दे सकने में सक्षम हो, इस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ के काम कर। वहीं कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद भारत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान कृषि और फूड प्रोसेसिंग उत्पादों के निर्यात में लगभग 22% की बढ़ोतरी दर्ज की है। चावल, फल, सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, मोटे अनाज, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद के साथ काजू के निर्यात में उछाल दर्ज किया गया है। एपीडा बास्केट में उत्पादों का निर्यात पिछले साल
अप्रैल अगस्त के दौरान $6,485 मिलियन की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 5 महीनों के दौरान बढ़कर $7,902 मिलियन तक पहुंच गया है। एपीडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की सहभागिता आयोजित करता है, जो निर्यातकों को वैश्विक मार्केट प्लेस में उनकी खाद्य उत्पादों के विपणन के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बताएंगे आपको देश और दुनिया की खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और अब वक्त चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। सबसे पहले बात पुडुचेरी की, जहां से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार एस सेल्वा गणपति ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एन रंगासामी समेत कई नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आज उन्होंने वहां कई रैलियों को संबोधित किया। यह चुनाव उनके लिए काफी अहम है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भवानीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरवाल के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में 1000 करोड़ से अधिक के 73 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत इन विकास कार्यों को किया जा रहा है। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 402 शहरों को 299 करोड़ रुपए भी इसके तहत वितरित किए जाएंगे। असम सरकार ने सार्वजनिक रूप से गेंडे के 2479 सींग जला दिए हैं। हालांकि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 94 सींगों को संरक्षित कर लिया गया है। वहीं अदालती मामलों के लिए 29 सींग रख लिए गए हैं। गौरतलब है कि दुनिया के एक सींग वाले गेंडों की कुल आबादी का 71% गेंडे असम में ही हैं। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वाणिज्य सप्ताह निर्यात सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुडुचेरी उन राज्यों में से एक है जहां कोविड के दौरान उद्योग और निर्यात कार्य में कोई कमी नहीं हुई। असम सरकार ने हाल ही में कोकराझार जिले में 2 कथित उग्रवादियों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। असम के आयुक्त जयंत नार्लीकर ने इस घटना की जांच करने का उनको आदेश मिला है और 15 दिन के भीतर वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 कार्यक्रम के जरिए स्वयं सहायता समूहों के छोटे व्यवसायों को बड़े उद्यम में बदलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बागंभरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दे दी गई। महंत गिरी ने अपने सुसाइड नोट में यह इच्छा जताई थी कि उनको बागंभरी मठ में उनके गुरु की समाधि के पास ही भू समाधि दी जाए और उनके निर्देश के अनुसार दिवंगत महंत का अंतिम संस्कार भी बागंभरी मठ में समाधि देकर किया गया। इस मौके पर मौजूद तमाम संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनको अंतिम विदाई दी। नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार संत परंपरा के अनुसार किया गया। सनातन मत के अनुसार संत परंपरा में 3 तरह के संस्कार होते हैं। इनमें दाह संस्कार, भू समाधि और जल समाधि शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत में कई संतों ने भू समाधि ली है। माना जाता है कि यह परंपरा 1200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी और उनकी समाधि केदारनाथ में आज भी मौजूद है। इसके अलावा देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जल समाधि ली थी। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्रीराम शर्मा की समाधि भी सजल श्रद्धा स्थल पर मौजूद है।
उधर खबर कनाडा से, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनावों में जीत हासिल कर ली है, लेकिन पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। लिबरल पार्टी को 158 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 119 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत कनाडा संबंधों में और मजबूती लाने के साथ साथ वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सहयोग से निरंतर काम करने के लिए तत्पर हूं। और बात सिक्कों की, जिससे कि भारतीय संस्कृति के इतिहास को समझने के लिए भोपाल के राज्य संग्रहालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 7वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक प्रचलित सिक्कों को प्रदर्शित किया गया है। तो बुलेटिन में आप इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन दुर्लभ सिक्कों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ।